हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप आप अच्छे होंगे। जैसा फ्रेंड्स आप लोगों को पता है कि मैंने आपको पीएलसी और माइक्रो कंट्रोलर कंप्लीट करा दिया था। उसमें हमारा एक टॉपिक बचा था, वो था स्काडा। जो आज का आपका लेक्चर होने वाला है वह स्काडा का बेसिक इंट्रोडक्शन का लेक्चर है। इसमें हम स्काडा के बारे में जानेंगे कि आखिर स्काडा होता क्या है, स्काडा का यूज कहाँ किया जाता है, स्काडा आखिर हम क्यों पढ़ते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन का जवाब आपको इस लेक्चर में मिलने वाला है। और इसके साथ साथ जो बेसिक इंट्रोडक्शन स्काडा से पूछे जाते हैं क्वेश्चन आपके एग्जाम में, और जो पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस भी इस लेक्चर में कवर करेंगे। सो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा स्काडा होता है यह एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना है कि जो स्काडा है हमारा यह एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। तो आइए हम जानते हैं कि आखिर ये सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है। देखिए दोस्तों, ये सारा कुछ मैं आपको पीएलसी माइक्रो कंट्रोलर में सारा पढ़ाया है, फिर भी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि आखिर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, हार्डवेयर क्या होते हैं। देखिए, हार्डवेयर वे होते हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं और उसके साथ साथ उसको टच करके महसूस कर सकते हैं या उनको हाथ में ले सकते हैं, वे सारे आपके हार्डवेयर होते हैं। जैसे इस माइक को मैं टच कर सकता हूँ, इसको हाथ में ले सकता हूँ, इसको महसूस भी कर सकता हूँ टच करके कि ये माइक है, तो ये हमारा हार्डवेयर है। जैसे इस बोर्ड को मैं टच कर रहा हूँ तो ये हमारा हार्डवेयर है। मतलब हम जिसे टच कर सकते हैं, टच करके महसूस कर सकते हैं या उसे हाथ में ले सकते हैं, वे सारे हार्डवेयर होते हैं। जैसे आपका कंप्यूटर सिस्टम की बात करें तो कंप्यूटर स्क्रीन हो गई, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मदरबोर्ड में जितने भी कंपोनेंट लगे होते हैं सारे हार्डवेयर होते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर हार्डवेयर क्या होते हैं। देखिए, अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते, ना टच करके उसे महसूस कर सकते हैं, ना उसे हम हाथ में ले सकते हैं। ये सारे आपके होते हैं सॉफ्टवेयर। देखिए, सॉफ्टवेयर के अंतर्गत बहुत से उदाहरण आते हैं। जितने भी आपके ऐप्स होते हैं, जैसे यूट्यूब हो गया, वीडियो प्लेयर हो गया, आपका व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ये सारे जो ऐप्स होते हैं ये सारे आपके सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। क्या आप ये जान सकते हैं टच करके कि ये हमारा YouTube है। आप मोबाइल स्क्रीन को टच करते हैं, कभी भी आप टच करके महसूस नहीं कर सकते। क्या आप ऐसे टच करके महसूस कर लेंगे कि ये हमारा व्हाट्सएप है? कभी भी आप महसूस नहीं कर सकते। मतलब इसे हम टच नहीं कर सकते, ना ही हाथ में ले सकते हैं। ये सारे आपके होते हैं सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। देखिए फ्रेंड्स, आपको मैंने यहाँ पर व्यवहारिक तरीके से बताया कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, हार्डवेयर क्या होते हैं। अब हम देखते हैं टेक्निकल तरीके से कि इसमें क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। क्या? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम प्रोग्राम कहते हैं। मतलब इंस्ट्रक्शन के समूह को प्रोग्राम कहते हैं और प्रोग्राम को ही हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। बहुत जगह आपको ये भी लिखा हुआ मिला होगा कि सेट ऑफ प्रोग्राम को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, परंतु हम प्रोग्राम को भी सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन ये उठ रहा होगा कि सर ये इंस्ट्रक्शन क्या है। जब हमें इंस्ट्रक्शन समझ में आएगा तभी हमको ये प्रोग्राम समझ में आएगा, ये प्रोग्राम समझ में आएगा तो हमको ये सॉफ्टवेयर समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, जो ये बेसिक है आपको इसे ध्यान से समझना है। जब आप इस बेसिक को पढ़ लेंगे तो आपको अंदर से फीलिंग होगी कि हाँ स्काडा क्या होता है, तभी आपको इस सब्जेक्ट को पढ़ने में मजा आएगा। जब किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने में आनंद आता है तभी उस सब्जेक्ट के गहराई तक हम पहुंच सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल बेसिक और इजी लैंग्वेज से समझा रहा हूं, तो आपको ध्यान से समझना है। यहाँ पर देखिए,
जो इंस्ट्रक्शन होता है इसका मतलब होता है निर्देश या जानकारी। क्या इसका हिंदी मतलब होता है? निर्देश या जानकारी। आइए इसे हम समझते हैं प्रैक्टिकल रूप से कि आखिर ये इंस्ट्रक्शन होता क्या है, ये कौन सी बला है इंस्ट्रक्शन, ये प्रोग्राम क्या होता है, ये प्रोग्राम से हमारा सॉफ्टवेयर कैसे हो गया। तो आइए समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा यहाँ पे आपको फ्लैश लाइट दिख रहा होगा मोबाइल में। इस फ्लैश लाइट को ऑन या ऑफ कराने के लिए हमें इसकी प्रोग्रामिंग करना होता है। जैसे ही उस प्रोग्राम पर हम क्लिक करते हैं वैसे हमारी ये फ्लैश लाइट जलती है। तो यहाँ पर देखिए, जब हम यहाँ पर ऑन इंस्ट्रक्शन देते हैं, मतलब ऑन होने का इंस्ट्रक्शन देते हैं, तब ये हमारी फ्लैश लाइट जलती है। जैसे ही हम ऑफ होने का इंस्ट्रक्शन देते हैं तो ये फ्लैश हमारी लाइट ऑफ हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा जो फ्लैश लाइट है ये तो एक डिवाइस है, परंतु इसको ऑन या ऑफ करने के लिए इसकी प्रोग्रामिंग की गई है। जो प्रोग्रामिंग की गई है इसमें दो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। पहला इंस्ट्रक्शन है फ्लैश लाइट को ऑन करने के लिए, दूसरा इंस्ट्रक्शन है फ्लैश लाइट को बंद करने के लिए। तो ये मैंने आपको बताया कि इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्देश, मतलब जानकारी, मतलब जो इसमें फ्लैश लाइट है ये इंस्ट्रक्शन में क्या होती है, इसकी जानकारी होती है, मतलब इसका निर्देश होता है। जैसे हम इस पर निर्देश देते हैं या फ्लैश लाइट की जानकारी देते हैं, जैसे हम ऑन होने की जानकारी देते हैं तो ये ऑन हो जाती है, ऑफ होने की जानकारी देते हैं तो ये ऑफ हो जाती है। मतलब ऑन इंस्ट्रक्शन देते हैं तो ये ऑन हो जाता है, ऑफ इंस्ट्रक्शन देते हैं तो ये फ्लैश लाइट हमारी ऑफ हो जाती है। तो ये इंस्ट्रक्शन होते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इंस्ट्रक्शन क्या है। तो जो ये हमारी फ्लैश लाइट है इसमें दो इंस्ट्रक्शन है, एक ऑन इंस्ट्रक्शन, एक ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो ये इंस्ट्रक्शन का सेट है ये क्या है, प्रोग्राम। मतलब जो यहाँ पर आपको लाइट का आइकन दिखता है जिस पर आप क्लिक करते हैं ये एक प्रकार का प्रोग्राम होता है। ये प्रोग्राम किसका होता है, फ्लैश लाइट का। ये फ्लैश लाइट की यहाँ पर प्रोग्रामिंग की गई है। इस प्रोग्रामिंग के माध्यम से इस लाइट को हम ऑन या ऑफ करते हैं। इसी प्रकार देखिए, जो हमारा ये इसमें कैमरा डिवाइस होता है, जो इसमें कैमरा हमारा डिवाइस है, इसे ऑन या ऑफ करने के लिए हम कैमरा एप्स का यूज करते हैं। क्या कैमरा एप्स का यूज करते हैं। परंतु आपने कैमरा में बहुत सारे फंक्शन देखे होंगे, कैमरा को ऑफ करना या ऑन करना, फोटो के साइज को कम या ज्यादा करना, वीडियो रिकॉर्ड करना, ये सारी चीजें आपको कैमरा एप्स में मिलती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये कैमरा एप्स है इसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शन है, वीडियो रिकॉर्ड करने के इंस्ट्रक्शन है, फोटो को साइज को बड़ा छोटा करने का इंस्ट्रक्शन है, कैमरा को ऑन या ऑफ करने का इंस्ट्रक्शन है। मतलब यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस का बहुत ज्यादा क्या है, समूह है। तो मैंने आपको बताया कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब इंस्ट्रक्शंस के समूह को हम प्रोग्राम कहते हैं। तो मैं आपको ये भी कह सकता हूं कि जो हमारा कैमरा एप्स है वो आपका प्रोग्राम है। क्या है, एक प्रकार का प्रोग्राम है। बस आपको कैमरा एप्स नाम दे दिया गया, उसका आइकन मोबाइल पर बना दिया गया, परंतु उसके पीछे की बात करें तो एक प्रकार का इस कैमरा डिवाइस की क्या है, प्रोग्रामिंग है, मतलब प्रोग्राम है। इसी प्रोग्राम के माध्यम से इस कैमरा डिवाइस को हम ऑन ऑफ कराते हैं, वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, सारा कुछ हम करते हैं इसी प्रोग्राम के माध्यम से। इसी प्रकार देखिए दोस्तों, मैं इतना एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूँ, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि मैं आपको सारे एग्जाम्पल यहाँ पर एग्जाम्पल से ही सारी चीजें क्यों समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पर देखिए, जो स्काडा है यह एक प्रकार का सॉफ्टवेयर ही है। मैंने अभी आपको बताया कि ये प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को प्रोग्राम कहते हैं, और जो ये प्रोग्राम है इसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। देखिए, जो कैमरा एप्स है, कैमरा एप्स एक प्रकार का प्रोग्राम है,
प्रोग्राम को जो कैमरा ऐप्स है क्या उसे आप टच कर सकते हैं, क्या उसे हाथ में ले सकते हैं। इसीलिए हम इसे क्या बोल देते हैं, सॉफ्टवेयर बोल देते हैं। इसका मतलब जितने भी हमारे ऐप्स मोबाइल पर होते हैं सारे ये सॉफ्टवेयर होते हैं। इसके पीछे प्रोग्रामिंग होती है। जैसे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप एक प्रोग्राम है। व्हाट्सएप का आइकन हमें बना दिया गया है कि मतलब हमें समझ में आए कि हमें कहां पर क्लिक करना है। जैसे हम व्हाट्सएप पर क्लिक करते हैं हमारा व्हाट्सएप रन करने लगता है, मतलब हमारा प्रोग्राम रन करने लगता है। तो जितने भी ऐप्स होते हैं सारे ये सॉफ्टवेयर होते हैं। अब देखिए ये मेन एग्जांपल है आपके स्काडा को समझने के लिए। देखिए जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर जो ट्रेन का ऐप्स होता है, जो ट्रेन देखने का ऐप्स होता है, जिसमें हम ये देखते हैं कि कौन सी ट्रेन कितनी दूरी पर है, कौन से प्लेटफॉर्म पर आने वाली है, कितने समय पर आएगी, उस ट्रेन में कितनी सीटें खाली हैं। ये सारा कुछ हम ट्रेन के ऐप्स में ग्राफी रूप में देखते हैं, मतलब एक एनिमेशन के रूप में देखते हैं। जैसे आपका जो स्टेशन मास्टर होता है उसके पास भी एक सॉफ्टवेयर होता है। वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से सारी ट्रेन का कहां पर ट्रेन है, कब आने वाली है, इस स्टेशन पर कितने समय पर आएगी, कितनी सीटें खाली हैं, ये सारा कुछ आपका जो स्टेशन मास्टर है पता कर लेता है सिर्फ एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से। उसी प्रकार इंडस्ट्री में जितनी भी मशीनें वर्क करती हैं उनका सारा ब्यौरा स्काडा सॉफ्टवेयर के माध्यम से पता करते हैं। तो आपको यहाँ से महसूस हो चुका होगा कि आखिर स्काडा का काम क्या है। तो आपने यहाँ पर देखा कि स्काडा एक सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से हम इंडस्ट्री में होने वाली सारी घटनाओं को आसानी से हम लैपटॉप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो ये हमारा स्काडा होता है इसको हम लैपटॉप पर इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के बाद इसी हम सॉफ्टवेयर पर देखते हैं कि हमारे इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, कौन सी मशीन चल रही है, कौन सी मशीन नहीं चल रही है, या कौन सी मोटर कितनी एम्पियर की करंट ले रही है, इस मोटर का टेम्परेचर क्या है, सारा कुछ हम स्काडा सॉफ्टवेयर के माध्यम से यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं व्हाट्सएप आप लोग जानते होंगे। जैसे व्हाट्सएप पर कोई टाइपिंग करता है तो हम तुरंत ही जान जाते हैं कि वो टाइपिंग कर रहा है, वो ऑनलाइन है तो ऑनलाइन ही जान जाते हैं। अगर हम यहाँ से कोई चैट भेजते हैं वो चैट रिसीव किया या रिसीव नहीं किया तो देखिए हम व्हाट्सएप जो ऐप्स है, जो सॉफ्टवेयर है, उसी में ही सारा कुछ उसकी सारी कलाकारी को हम यहाँ पर देख रहे हैं। उसी प्रकार स्काडा भी हमारा सॉफ्टवेयर है जो कि एक प्रकार का प्रोग्राम ही होता है। बस स्काडा इसको नाम क्यों दिया गया, स्काडा ही नाम क्यों दिया गया अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए कैमरा डिवाइस की वहां पर प्रोग्रामिंग की गई तो वहां पर कैमरा ऐप्स नाम हो गया, वैसे यहाँ पर स्काडा इसका नाम क्यों हुआ अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए मैंने आपको यहाँ पर नोट कराया है कि स्काडा एक सॉफ्टवेयर है, अर्थात स्काडा एक प्रकार का एप्लीकेशन है। यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होना कि सर आप यहाँ पर सॉफ्टवेयर बोल रहे हैं, यहाँ पर एप्लीकेशन बोल रहे हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि जैसे व्हाट्सएप आपका ऐप्स है, इसे आप सॉफ्टवेयर भी कहते हैं क्योंकि ये सॉफ्टवेयर है, इसे हम टच नहीं कर सकते हैं। और आप लोग ये समझ लीजिए जैसे हम बोलते हैं कैमरा ऐप्स, ऐप्स का मतलब होता है, ऐप का मतलब ही होता है एप्लीकेशन। ये एक शॉर्ट फॉर्म होता है। जैसे हम कैमरा एप्लीकेशन भी बोल सकते हैं, कैमरा ऐप्स भी बोल सकते हैं, व्हाट्सएप ऐप भी बोल सकते हैं, व्हाट्सएप एप्लीकेशन बोलते हैं। तो जो व्हाट्सएप है ये तो सॉफ्टवेयर है, परंतु व्हाट्सएप हम एप्लीकेशन भी बोलते हैं, इसीलिए इसे हम ये भी बोल सकते हैं कि ये एक प्रकार का एप्लीकेशन है, मतलब अनुप्रयोग है। तो यहाँ पर देखिए अगला आपका पॉइंट है, स्काडा का उपयोग इंडस्ट्रीज में प्रोसेस को मॉनिटर कंट्रोल करने तथा रियल टाइम डेटा को कलेक्ट करने के लिए किया जाता है। मतलब स्काडा का उपयोग इंडस्ट्री में प्रोसेस को मॉनिटर करने, दूसरा कंट्रोल करने तथा रियल टाइम डेटा को कलेक्ट करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए
ये क्या होता है, मॉनिटर का मतलब होता है मतलब देख रहे, मतलब मशीन कौन सी काम कर रही है, कौन सी काम नहीं कर रही है इंडस्ट्री में, उसे कंट्रोल करता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर रियल टाइम डेटा को कलेक्ट करता है, मतलब जो हमारी मशीन है उस मशीन में चलाने के लिए जो हमारी मोटर चलती है वो कितने एम्पियर की करंट ले रही है, कितने घंटा चली है, इस मोटर का टेम्परेचर क्या है, ये सारा डेटा हम स्काडा सॉफ्टवेयर पर सेव कर सकते हैं। तो इसका यूज किया जाता है रियल टाइम डेटा को कलेक्ट करने और मॉनिटर तथा कंट्रोल करने के लिए इंडस्ट्री में। तो आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि स्काडा का उपयोग इंडस्ट्री में प्रोसेस को मॉनिटर करने, कंट्रोल करने, रियल टाइम डेटा को कलेक्ट करने के लिए किया जाता है। अब यहाँ पर अगला पॉइंट आपका है कि स्काडा का उपयोग पहली बार किसमें किया गया था, तो आपका आंसर रहेगा मौसम की भविष्यवाणी के लिए सबसे पहले स्काडा का उपयोग किया गया था। तो अब आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हम कैसे पता कर लेते हैं स्काडा के माध्यम से कि यहाँ का मौसम ऐसे होगा। देखिए जो हमारे उपग्रह होते हैं, उपग्रह के माध्यम से हम वहाँ के टेम्परेचर, किसी भी एरिया के टेम्परेचर, प्रेशर, ये सारा कुछ पता करके हम पता कर लेते हैं कि वहाँ का मौसम कैसे है। जैसे उपग्रह है तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होंगे, बहुत सारे सेंसर लगे होंगे जो सेंस करते होंगे यहाँ का टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना है। फिर इसके बाद यहाँ पर भेजते होंगे, भेजने के बाद जो वैज्ञानिक हैं इस सॉफ्टवेयर पर, मतलब स्काडा सॉफ्टवेयर पर देखते होंगे, उसको ग्राफ के रूप में देखते होंगे कि मतलब उपग्रह कहाँ पर है, किस स्थान से इस टेम्परेचर प्रेशर को भेज रहा है, उसी के हिसाब से वो वैज्ञानिक बता देते हैं कि यहाँ पर बारिश होने वाली है या चक्रवात आने वाला है या तूफान आने वाला है। ये सारा कुछ सेंसर के माध्यम से होता है। देखिए जब आप स्काडा का ब्लॉक डायग्राम पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी कि आखिर स्काडा कैसे काम करता है, वहां पर पूरा डिटेल बताया जाएगा। ये आपका सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन है यहाँ पर स्काडा का। तो यहाँ पर देखिए आपको ये पॉइंट याद रखना है। अगला हमारा पॉइंट है स्काडा सिस्टम में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की सहायता से मानव तथा मशीन के बीच इंटरफेस कराता है। तो देखिए जो स्काडा है, स्काडा तो एक सॉफ्टवेयर है, परंतु हार्डवेयर हमारा लैपटॉप है। ये हार्डवेयर और हमारा स्काडा सॉफ्टवेयर ये मिलकर ही जो इंडस्ट्री में हमारा कार्य हो रहा है, हमारे बीच इंटरफेस यही तो करा रहा है, मतलब स्काडा सॉफ्टवेयर और हमारा हार्डवेयर। क्योंकि बहुत सारे सेंसर लगे होंगे, पीएलसी भी लगी होंगी, तो वो सारे क्या हैं, हार्डवेयर हैं, स्काडा हमारा सॉफ्टवेयर है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम किसी भी मतलब मशीन के बीच इंटरफेस करते हैं। तो आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं कि स्काडा यहाँ पर नाम क्यों दिया गया, स्काडा का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए स्काडा का फुल फॉर्म होता है सुपरवाइजरी कंट्रोल। देखिए जैसे आपका व्हाट्सएप एक ऐप्स है, परंतु व्हाट्सएप एक नाम है। व्हाट्सएप क्या है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, परंतु व्हाट्सएप उस सॉफ्टवेयर का नाम है। उसी प्रकार एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो इंडस्ट्री में यूज होता है, उसका नाम स्काडा दिया गया। स्काडा इसको क्यों दिया गया, क्योंकि वहां पर सुपरवाइजरी मतलब जो इंडस्ट्री में जो कार्य होता है उसको देखभाल करने वाला, सुपरवाइजरी कंट्रोल मतलब मशीन को कंट्रोल भी करते हैं इसी स्काडा के माध्यम से। मतलब हम लैपटॉप पर बैठे ही बैठे स्काडा जो सॉफ्टवेयर है उसी के माध्यम से हम किसी मशीन को ऑन ऑफ कर सकते हैं, उसके स्पीड को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और उसे हम देख भी सकते हैं कि उसमें कितनी एम्पियर की करंट जा रही है। ये सारा कुछ हम स्काडा के माध्यम से करते हैं। तो देखिए सुपरवाइजरी मतलब इंडस्ट्री में जो कार्य होता है उसकी देखभाल करता है, मतलब जो मशीनें हैं वो सही से कार्य कर रही हैं या नहीं कार्य कर रही हैं, और मशीनों को कंट्रोल करता है। एंड डेटा एक्विजिशन में यूज किया जाता है। अब डेटा एक्विजिशन का मतलब ये हुआ
कि कौन सी मशीन कितने घंटा चली, कौन से टैंक में कितना प्रेशर है, कौन सी मशीन कितनी एम्पीयर की करंट ले रही है, कितने वोल्टेज पर चल रही है, कौन सी मशीन में कितना टेम्परेचर है, ये सारा जो डाटा है इसी सॉफ्टवेयर में हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, मतलब कलेक्ट कर सकते हैं। इक्विजिशन का मतलब होता है इकट्ठा करना, मतलब हम जो इंडस्ट्री में जितना डाटा है उसको भी हम इकट्ठा कर सकते हैं, मतलब इक्विजिशन कर सकते हैं। तो SCADA का फुल फॉर्म है सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन। सुपरवाइजरी का मतलब देखभाल करना, मतलब कंट्रोल करना, कंट्रोल करने का मतलब मशीन की स्पीड को घटाना, मशीन को ऑन करना, ऑफ करना, ये सारा कुछ हम करते हैं। तो दोस्तों मोबाइल पर कॉल आ गई थी इसलिए यहाँ पर वीडियो को मुझे पॉज करना पड़ा। अब यहाँ पर देखिए मैंने आपको बता दिया कि ये SCADA क्या है, SCADA का फुल फॉर्म क्या है, SCADA नाम क्यों दिया गया, SCADA आखिर में है क्या चीज, ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों ये रहा हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन। ये सिर्फ दोस्तों बेसिक इंट्रोडक्शन है SCADA का। इसके बाद आप पढ़ेंगे इसके पूरा डिटेल SCADA के बारे में कि SCADA का ब्लॉक डायग्राम क्या है, सारा चीज आपको आगे वाले लेक्चर में मिलने वाला है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स जैसा आप लोगों को पता है कि मैंने आपको PLC और माइक्रो कंट्रोलर को कंप्लीट करा दिया है। उसमें हमारा एक टॉपिक था, वो था SCADA। SCADA के बारे में मैंने एक लेक्चर इसके पहले ले चुका हूं, जिसमें हमने पढ़ा था SCADA के बेसिक इंट्रोडक्शंस के बारे में कि SCADA आखिर में होता क्या है। आज हम पढ़ेंगे जो हमारा SCADA सिस्टम है, उस SCADA सिस्टम का उद्देश्य क्या है बनाने का, और उसका एप्लीकेशन क्या है, और SCADA सिस्टम के एडवांटेज क्या हैं, ये सारा कुछ आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम SCADA की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि SCADA एक सॉफ्टवेयर है। तो SCADA अकेले कुछ भी नहीं कर सकता। मतलब अगर मान लिया जाए जैसे हमारे पास होता है कैमरा ऐप्स, जैसे मान लीजिए हमारे पास WhatsApp होता है, ये हमारा क्या है, सॉफ्टवेयर है। क्या सॉफ्टवेयर WhatsApp अकेले कुछ कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता जब तक उसको हम ऑपरेट ना करें, उसको मोबाइल में इंस्टॉल ना करें। तो सॉफ्टवेयर अकेले कुछ भी नहीं कर सकता है। उसी प्रकार SCADA अकेले कुछ भी नहीं कर सकता है, इसके साथ में बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट होती हैं। तो जो ये हमारा बनता है यहाँ पर सिस्टम, तो इसे बोलते हैं SCADA सिस्टम। तो जो ये SCADA सिस्टम है, इसी का हमें क्या पढ़ना है, उद्देश्य पढ़ना है, एप्लीकेशन पढ़ना है, और उसके एडवांटेज क्या है ये हम पढ़ेंगे। देखिए उद्देश्य का सीधा मतलब ये है कि जैसे हमारे पास साबुन है, तो साबुन का उद्देश्य क्या है, कपड़े को साफ करना। इसी प्रकार जैसे हमारा ये बल्ब है, बल्ब का काम क्या है, प्रकाश को उत्पन्न करना। उसी प्रकार जो हमारा SCADA सिस्टम है, इसका क्या उद्देश्य है, हम SCADA सिस्टम क्यों बनाएं, इसके पीछे का रीज़न क्या है, आखिर इसका यूज कहाँ किया जाता है, इसके लाभ क्या हैं, सारा कुछ आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए पहला हमारा पॉइंट है उद्देश्य, मतलब SCADA सिस्टम के हम उद्देश्य पढ़ेंगे। SCADA सिस्टम का मतलब ये हुआ कि SCADA के साथ बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट होती हैं, जैसे PLC कनेक्ट होती है, RTU कनेक्ट होता है, HMI कनेक्ट होता है, MTU कनेक्ट होता है। ये हमारा क्या होता है, SCADA सिस्टम होता है। इसमें और भी यहाँ पे चीज़ें कनेक्ट होती हैं, उनको मैंने यहाँ पर नहीं दिखाया है। जब आपको मैं ब्लॉक डायग्राम पढ़ाऊँगा तो सारा कुछ बताऊँगा कि इनका कार्य क्या है, इसका कार्य क्या है, सारा कुछ आपको वहाँ पर डिटेल बताया जाएगा। मैं आपको ये बताया हूँ कि SCADA सिस्टम क्या होता है। मतलब SCADA एक तो सॉफ्टवेयर है, इसके साथ जब कोई चीज़ें यहाँ पर कनेक्ट हो गई तो ये क्या बन गया, SCADA सिस्टम बन गया। तो इसके क्या उद्देश्य है ये पढ़ने वाले हो आप इस लेक्चर में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा उद्देश्य है, तो उद्देश्य हमारा पहला क्या है, मॉनिटरिंग करना। मॉनिटरिंग का हिंदी मतलब होता है निगरानी, मतलब इंडस्ट्री में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये सारा कुछ देखभाल करता है SCADA सिस्टम। दूसरा हमारा यहाँ पर पॉइंट है मेजरमेंट, मतलब
जो हमारा स्काडा सिस्टम है ये मेजरमेंट के उद्देश्य के लिए भी प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर मेजरमेंट का मतलब ये हुआ कि जैसे इंडस्ट्री में कोई मशीन चल रही है तो वो कितना पावर कंज्यूम कर रही है, कितने घंटा चली, कितने एम्पियर करंट ले रही है, तो ये सारा कुछ हम पता करते हैं स्काडा सिस्टम के माध्यम से। जैसे हमारा ऑयल एंड प्रोडक्शन सिस्टम होता है तो उस जो टैंक यूज होते हैं, टैंक में प्रेशर कितना है, कितना ऑयल है, ये सारा कुछ मेजरमेंट का काम कौन देखता है? स्काडा सिस्टम देखता है। तो यहाँ पर देखिए अगला हमारा यहाँ पर उद्देश्य है डेटा एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि मतलब डेटा को इकट्ठा करना, मतलब डेटा को इकट्ठा करने का भी काम करता है हमारा कौन? स्काडा सिस्टम। डेटा एक्विजिशन का मतलब ही होता है डेटा को इकट्ठा करना। जैसे मान लीजिए कोई मशीन कितनी पावर कंज्यूम की, कितनी एम्पियर की करंट ली, कितने घंटा चली, मशीन का टेम्परेचर कितना है, तो ये सब डाटा हमारा किस में होता है? स्काडा सिस्टम में होता है। मतलब ये सारा डाटा हमारा सेव हो जाता है। तो ये हमारा उद्देश्य भी होता है किसका? स्काडा सिस्टम का। यहाँ पर हमारा अगला उद्देश्य है डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन का मतलब ये हुआ कोई भी इंफॉर्मेशन एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुँचाना, ये होता है कम्युनिकेशन। तो देखिए जैसे इंडस्ट्री में कोई मशीन चल रही है, कितनी पावर कंज्यूम की या कितने घंटा चली, उसका टेम्परेचर क्या है, या किसी टैंक में कितना ऑयल है, उस टैंक का कितना प्रेशर है, ये सारा डेटा कौन ट्रांसफ़र करता है? वहाँ पर जैसे सेंसर लगा है, सेंसर क्या करता है? सेंस करता है कितना टेम्परेचर है, तो सेंसर ट्रांसफ़र किसको करता है? स्काडा सिस्टम को करता है। तो मतलब डेटा कम्युनिकेशन में भी इसका हम यूज करते हैं। मतलब हम सारा कुछ बैठे बैठे ही इंडस्ट्री का जितना भी हमारा कार्य हो रहा है, या कोई मशीन में कितना टेम्परेचर है, कितना पावर कंज्यूम करती है, सारा कुछ हम यहाँ पर डेटा प्राप्त कर सकते हैं इस स्काडा सिस्टम से। तो आपको ये भी पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगला हमारा उद्देश्य है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब ये हुआ कि जो हमारी इंडस्ट्री में मशीनें यूज हो रही हैं, जो मशीनें हैं उनको ऑपरेट कराने के लिए मोटर यूज होंगी, तो उन मोटर को ऑन कराना, ऑफ कराना, उसके स्पीड को कम या ज़्यादा करना, ये होता है कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग उद्देश्य के लिए भी हम स्काडा सिस्टम का यूज करते हैं। अगला हमारा उद्देश्य है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मतलब ये हुआ कि जो इंडस्ट्री में जितनी भी मशीनें चल रही हैं वहाँ पर हम मैनुअली किसी भी व्यक्ति द्वारा काम नहीं कराते। टोटल जितना कार्य हो रहा है मतलब ऑनलाइन हो रहा है, मतलब ऑटोमेटिक हो रहा है। तो आपको ये भी पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला हमारा यहाँ पर पॉइंट है अनुप्रयोग, मतलब एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। मतलब जो हमारा स्काडा सिस्टम है इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए पहला हमारा यहाँ पर यूज है इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम। देखिए इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम का मतलब ये हुआ कि जो हमारा इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पावर जनरेशन होता है, वहाँ पर हम यूज करते हैं स्काडा सिस्टम का। अगला हमारा यहाँ पर यूज है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। ये तो आपको मालूम ही है कि जितनी भी इंडस्ट्री ऑटोमेटिक स्टार्ट होती है वहाँ पर हम स्काडा का यूज करते हैं। देखिए स्काडा का यूज करने से ये लाभ है कि हम बैठे ही बैठे कितनी भी दूर रहें हम अपने इंडस्ट्री को मैनेज कर लेते हैं ऑटोमेटिक। अगला हमारा यहाँ पर पॉइंट है वाटर एंड सीवेज मैनेजमेंट। तो यहाँ पर वाटर एंड सीवेज मैनेजमेंट में भी हम स्काडा का यूज करते हैं। वाटर एंड सीवेज मैनेजमेंट का मतलब ये हुआ जैसे हमारा कोई शहर है, शहर में पाइपलाइन बिछी है, उस पाइपलाइन में जो हमारा जल बह रहा है तो वो कितने प्रेशर के साथ, मतलब कितनी तेज़ बह रहा है, जो पाइपलाइन है उस पर कितना प्रेशर पड़ रहा है, कहाँ कहाँ हमारा पानी गया या नहीं गया, तो ये सारा कुछ हम ऑटोमेटिक पता कर लेते हैं इसके माध्यम से, स्काडा सिस्टम के माध्यम से।
अगला हमारा यहाँ पर एप्लीकेशन है ट्रैफिक लाइट कंट्रोल में। तो ट्रैफिक लाइट कंट्रोल में भी स्काडा सिस्टम का यूज किया जाता है ऑटोमेटिक कंट्रोल करने के लिए। यहाँ पर हमारा अगला एप्लीकेशन है रेलवे ट्रैक्शन में। तो रेलवे ट्रैक्शन में भी स्काडा सिस्टम का यूज किया जाता है। ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन में भी स्काडा सिस्टम का यूज होता है। वहाँ पर ये पता किया जाता है कि मतलब कौन से टैंक में कितना तेल है, उस टैंक का प्रेशर कितना है, कौन सा टैंक भरने वाला है, कौन सा टैंक अभी खाली है, ये सारा कुछ हम पता कर लेते हैं स्काडा सिस्टम के माध्यम से। अगला हमारा यहाँ पर एप्लीकेशन है लिफ्ट एंड एलिवेटर सिस्टम में। तो लिफ्ट एंड एलिवेटर सिस्टम में भी यूज किया जाता है स्काडा सिस्टम का। अगला एप्लीकेशन है मेट्रो ट्रेन में। मेट्रो ट्रेन में भी हम यूज करते हैं स्काडा सिस्टम का। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा रहे एप्लीकेशन तो बहुत ज़्यादा है, पूरा आपका ये बोर्ड भर जाएगा तब भी आपके एप्लीकेशन नहीं ख़त्म होंगे। परंतु ये आपके जो बुक में दिया है, मतलब जो इम्पॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पर आपको नोट कराया है। यहाँ पर देखिए एडवांटेज। अब हम पढ़ेंगे स्काडा सिस्टम के एडवांटेज क्या होते हैं। हमारा पहला एडवांटेज यहाँ पर ये है कि इम्प्रूव्ड क्वालिटी, मतलब क्वालिटी इम्प्रूव्ड हो जाती है। देखिए कोई भी काम जब ऑटोमेटिक होता है तो स्वाभाविक से उसकी क्वालिटी इम्प्रूव्ड हो जाएगी। दूसरा हमारा यहाँ पर एडवांटेज है लेस मेंटेनेंस। यहाँ पर देखिए लेस मेंटेनेंस का मतलब ये हुआ कि जैसे हम स्काडा का यूज करते हैं तो इसका मतलब अधिकतर वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट यूज होंगे। जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट यूज होते हैं वो अधिकतर सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही ऑपरेट होते हैं, मतलब वहाँ पर हार्डवेयर का यूज बहुत कम होता है, जिसके कारण वहाँ पर टूट फूट बहुत कम होगा। तो समझ लीजिए वहाँ पर क्या होगा, लेस मेंटेनेंस। जब टूट फूट ज़्यादा होगा नहीं तो वहाँ पर मेंटेनेंस की कम आवश्यकता भी होगी। अगला यहाँ पर हमारा एडवांटेज है इम्प्रूव्ड रिलायबिलिटी, मतलब ये हुआ कि विश्वसनीयता, मतलब विश्वसनीयता हमारी क्या हो जाती है, इम्प्रूव्ड हो जाती है। जब कोई भी काम ऑटोमेटिक होगा वहाँ पर हार्डवेयर का यूज नहीं होगा। जब हार्डवेयर का यूज नहीं होगा तो वहाँ पर टूट फूट नहीं होगा कुछ। जब टूट फूट नहीं होगा तो जो मशीनें हैं उस पर हमारा कोई प्रभाव भी नहीं पड़ेगा, मतलब हमारी वहाँ पर विश्वसनीयता क्या हो जाती है, इम्प्रूव्ड हो जाती है। यहाँ पर देखिए अगला हमारा यहाँ पर एडवांटेज है रिड्यूज ऑपरेटिंग कास्ट। जैसे हमें इंडस्ट्री को ऑपरेट कराना है, मतलब इंडस्ट्री को चलाना है, तो वहाँ पर अगर हम स्काडा का यूज करते हैं तो उसका कास्ट क्या हो जाता है, ऑपरेटिंग कास्ट रिड्यूज हो जाता है। मान लिया जाए हम यहाँ पर ऑटोमेटिक सिस्टम मतलब स्काडा का यूज नहीं करते हैं तो सभी मशीनों को चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अधिक मजदूर की आवश्यकता होगी। जब अधिक मजदूर लगाएंगे तो उनकी सैलरी भी हमें देना पड़ेगा, मतलब वहाँ पर कास्ट हाई हो जाएगा, परंतु यहाँ पर कास्ट क्या हो जाएगा, रिड्यूज हो जाएगा। अगला हमारा यहाँ पर एडवांटेज है इजी ऑपरेशन, मतलब ऑपरेशन हमारा क्या होता है, इजी हो जाता है। जब ऑटोमेटिक होगा तो इजी हो ही जाएगा। अगला हमारा यहाँ पर एडवांटेज है रिड्यूज ऑपरेटिंग पावर। मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारे इंडस्ट्री में ये सॉफ्टवेयर का यूज करके कंट्रोलिंग करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट यूज होते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं वो बहुत कम पावर लेते हैं, ये आपको पता होगा। तो जिस कारण से उसका क्या हो जाता है, रिड्यूज ऑपरेटिंग पावर, मतलब कम पावर की आवश्यकता होती है। यहाँ पर देखिए अगला एडवांटेज है फ्लैक्सिबल बिलिंग। यहाँ पर फ्लैक्सिबल का मतलब क्या हुआ, सुविधाजनक, मतलब बिलिंग करना सुविधाजनक होता है। तो ये रहे हमारे एडवांटेज जो कि मैंने आपको यहाँ पर पूरा डिटेल से बता दिया। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम एडवांटेज की बात करें, एप्लीकेशन की बात करें तो इसके एप्लीकेशन और एडवांटेज बहुत ज़्यादा है, परंतु मैंने आपको यहाँ पर वो एडवांटेज और एप्लीकेशन लिया है जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। जब मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगा तो उसमें सारा इसका डिटेल लिख दूँगा। जैसे मैंने यहाँ पर सिर्फ हेडिंग लिखा है तो इसका डिटेल भी आपको नोट्स पर मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये क्लास कैसी लगी, वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताना। स्काडा में ऑलरेडी मैंने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है, जिसमें मैंने स्काडा के बेसिक इंट्रोडक्शंस के बारे में और स्काडा के एप्लीकेशन और उसके एडवांटेज के बारे में चर्चा की थी। जो आज का आपका लेक्चर होने वाला है
वह स्काडा के ब्लॉक डायग्राम पर आधारित है। जो ये आपका आज का लेक्चर है बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है। मैं इम्पोर्टेंट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो आपका यूपी पीसीएल जेईई का पेपर हुआ है उसमें यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको इस लेक्चर को ध्यान से समझना है। आपके हर एक कंसेप्ट इसी लेक्चर में क्लियर हो जाएंगे। एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा अगर इस लेक्चर को आप ध्यान से पढ़ते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए जो हमारा ये लेक्चर है स्काडा के ब्लॉक डायग्राम पर है। तो मैंने आपको बताया था कि जो स्काडा होता है एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। जैसे आपका व्हाट्सएप हो गया, यूट्यूब हो गया, ये सारे क्या है सॉफ्टवेयर हैं। जैसे हमारा यूट्यूब होता है, यूट्यूब का काम क्या होता है, उसमें हम वीडियो देखते हैं। व्हाट्सएप क्या होता है, वीडियो कॉलिंग करते हैं, चैट करते हैं। उसी प्रकार जो हमारा स्काडा होता है ये भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम सारा कुछ पता कर लेते हैं कि इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्काडा क्या है। तो स्काडा एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से इंडस्ट्री में हो रही प्रोसेस को हम बैठे बैठे उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से देख लेते हैं। जैसे मान लिया जाए यूट्यूब सॉफ्टवेयर तो अकेले कुछ नहीं कर सकता जब तक उसको हम मोबाइल पे इंस्टॉल ना करें। उसी प्रकार जो हमारा स्काडा सॉफ्टवेयर होता है वो अकेले कुछ भी नहीं कर सकता है। तो जो हमारा ये स्काडा सॉफ्टवेयर है इसके साथ बहुत सारे कंपोनेंट कनेक्ट होते हैं। ये कंपोनेंट कनेक्ट होने के बाद जो सिस्टम हमें प्राप्त होता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्काडा सिस्टम बोलते हैं। जो ये स्काडा सिस्टम है इसके ब्लॉक डायग्राम के बारे में आज इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा स्काडा सिस्टम होता है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट कनेक्ट होते हैं। यहाँ पर देखिए जो ये हमारा स्काडा सॉफ्टवेयर है इसके साथ HMI, सुपरवाइजरी सिस्टम, RTU, स्काडा प्रोग्रामिंग, PLC, MTU, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये सारे कंपोनेंट कनेक्ट होते हैं स्काडा के साथ। तो जो ये सिस्टम प्राप्त होता है इसे हम बोलते हैं स्काडा सिस्टम। इसी का ब्लॉक डायग्राम हम पढ़ने वाले हैं। परंतु इस ब्लॉक डायग्राम को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि जो हमारा स्काडा सिस्टम है ये कैसे कार्य करता है। जिस प्रकार कार्य करता है अगर हम उसी के डायरेक्शन में पढ़ेंगे तभी हमें सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स मैं आपके सारे कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। एक भी पॉइंट मैं आपको यहाँ पर रटाऊंगा नहीं, सिर्फ आपको ध्यान से लेक्चर को देखना है। तो यहाँ पर देखिए हम देखते हैं कि आखिर स्काडा सिस्टम इंडस्ट्री में कैसे काम करता है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे क्या होते हैं, RTU, जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है। ये हमारा क्या है, MTU, ये हमारा क्या है, HMI, ये यहाँ पर मैंने आपको MTU, HMI और RTU दिखाया है। यहाँ पर देखिए जैसे हमारी ये क्या है, इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री में कोई मशीन यहाँ पर क्या कर रही है, वर्क कर रही है। अब इस मशीन का हमें टेम्परेचर को जानना है कि इस मशीन का टेम्परेचर कितना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक सेंसर कनेक्ट करेंगे। ये सेंसर क्या करेगा, इस मशीन के टेम्परेचर को सेंस करेगा। सेंस करने के बाद ये RTU में जाएगा। RTU में जाने के बाद ये MTU के पास जाएगा और MTU के पास जाने के बाद HMI के पास जाएगा। यहाँ पर एक व्यक्ति बैठा रहता है जो यहाँ पर देख लेता है इस डिस्प्ले में कि इस मशीन का टेम्परेचर क्या है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार इंडस्ट्री से डेटा ट्रांसफर होता है HMI में। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि सबसे पहले हमें पढ़ना होगा RTU के बारे में, फिर पढ़ना होगा MTU के बारे में, फिर पढ़ना होगा HMI के बारे में। तो आइए हम सबसे पहले पढ़ते हैं RTU के बारे में कि RTU होता क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है।
सारा कुछ यहाँ पर हम जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये हमारा है आरटीयू। तो यहाँ पर देखिए जो आरटीयू होता है यह एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होता है। जी हाँ दोस्तों, जो आरटीयू होता है यह एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, परंतु इसे हम आरटीयू क्यों कहते हैं, यहाँ पर यह क्वेश्चन उठता है। यह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो इसे हम आरटीयू क्यों कहते हैं। तो देखिए पहले यहाँ पर एक छोटा सा आप एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे हम क्या हैं, एक आदमी हैं, यदि हम कपड़ा धोने का काम करते हैं, बहुत सारे दूसरे लोगों को कपड़ा धुलते हैं, तो हम क्या हो गए, धोबी हो गए। जैसे हम जूता चप्पल बनाने का कार्य करते हैं तो हम क्या हो गए, मोची हो गए। इसी प्रकार जैसे हम गोश्त काटते हैं बेचते हैं तो हम क्या हो गए, कसाई हो गए। देखिए यहाँ पर आदमी तो आदमी है, परंतु उसके काम के आधार पर उसको अलग अलग नाम दे दिया गया। तो यहाँ पर यह इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, परंतु इसको काम के आधार पर इसे हम आरटीयू बोल दिए। जो ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होती है वो इंडस्ट्री से बहुत दूर स्थित होती है, इसीलिए हम इसे रिमोट टर्मिनल यूनिट के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ पर रिमोट वो वाला मत समझना जिससे हम टीवी को ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं। यहाँ पर जो आपका आरटीयू है ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। यह इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस इंडस्ट्री से बहुत दूर स्थित है, इसीलिए हम इसे आरटीयू कहते हैं। आरटीयू का फुल फॉर्म होता है रिमोट टर्मिनल यूनिट। रिमोट का मतलब यहाँ पर यह है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है बहुत दूर स्थित है, इसीलिए इसे हम रिमोट टर्मिनल यूनिट के नाम से जानते हैं। तो आपके एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछता है कि आरटीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है रिमोट टर्मिनल यूनिट। इसको आप याद रखना। देखिए यहां से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में और आता है। अगर हम आरटीयू का यूज पावर सिस्टम में किसी फीडर को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं तो इस आरटीयू को हम क्या बोलते हैं, फरटू, FRTU। याद रखना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम आरटीयू का यूज किसी भी पावर सिस्टम में यूज करते हैं किसी फीडर को ऑटोमेटिक कंट्रोल करने के लिए तो उसे हम बोलते हैं फरटू, FRTU। इसका फुल फॉर्म होता है फीडर रिमोट टर्मिनल यूनिट। तो फीडर टर्मिनल रिमोट यूनिट हम कब बोलते हैं, जब ये आरटीयू का यूज हम किसी भी फीडर को कंट्रोल करने के लिए पावर सिस्टम में यूज करते हैं। तो आपको ये फुल फॉर्म समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर देखिए जो आरटीयू होता है यह एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। जब कोई इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होती है तो उसमें प्रोसेसर तो जरूर लगा होता है। तो आपसे यहां से ये क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा भी जा चुका है कि आरटीयू के कौन कौन से कंपोनेंट हैं जो आरटीयू के साथ कनेक्ट होते हैं। तो ये सारे कंपोनेंट मैंने आपको यहाँ पर नोट कराया है। यहाँ पर आप देखिए जो हमारा ये आरटीयू होता है इसमें नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी आरटीयू में क्या काम होता है, इसका मेमोरी आखिर क्यों लगी होती है इस इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में। तो यहाँ पर देखिए जैसे ये मशीन है हमारी इंडस्ट्री में, इसका टेम्परेचर यहाँ पर ये सेंसर सेंस किया तो यहाँ पर टेम्परेचर जाएगा या 4 अंश सेंटीग्रेड 5 अंश सेंटीग्रेड जितना भी अंश सेंटीग्रेड है, तो ये हवा में तो रहेगा नहीं। इसको भी स्टोर होने के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर क्या होना चाहिए, मेमोरी होना चाहिए। तो वो कौन सी मेमोरी होती है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। जो ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी हम क्यों यूज करते हैं, आखिर वोलेटाइल मेमोरी ही क्यों नहीं यूज करते। अब क्वेश्चन आपका यही उठ रहा होगा कि आखिर सर हम यहाँ पे नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्यों यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है वो क्या होती है,
परमानेंट मेमोरी होती है। मैंने आपको सारा कुछ माइक्रो प्रोसेसर में पढ़ा दिया है, इसीलिए सबसे पहले मैं आपको माइक्रो प्रोसेसर पढ़ाया है। मैटलब पढ़ना है, ऑटोकैड पढ़ना है, पीएलसी पढ़ना है, माइक्रो कंट्रोलर पढ़ना है, स्काडा पढ़ना है। ये सारी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको माइक्रो प्रोसेसर के हर एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो इसीलिए सबसे पहले मैंने आपको माइक्रो प्रोसेसर पढ़ाया है। माइक्रो प्रोसेसर में मैंने बताया था कि जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है ये परमानेंट मेमोरी होती है। परमानेंट मेमोरी इसे हम इसलिए कहते हैं, जैसे यहाँ पर आरटीयू की पावर सप्लाई कट जाए तो जो यहाँ पर टेम्परेचर को यहाँ पर ये सेंस करके यहाँ पर स्टोर किया है इसको भुलाए नहीं। जैसे 5 अंश सेंटीग्रेड यहाँ पर सेंस किया तो इसको याद रखे। जैसे पावर सप्लाई यहाँ से कट जाए आरटीयू की तो ये डेटा को भुलाए नहीं, इसीलिए हम परमानेंट मेमोरी मतलब नॉन वोलेटाइल मेमोरी का यूज करते हैं आरटीयू में। तो आरटीयू का एक हमारा घटक क्या है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। दूसरा क्या है, पावर सप्लाई, क्योंकि इसको चलाने के लिए पावर सप्लाई की भी आवश्यकता होगी। दूसरा हमारा कंपोनेंट है इन्वायरमेंटल सेंसर। देखिए इससे सेंसर भी क्या होता है, कनेक्ट होता है। यहां पर देखिए अगला हमारा कंपोनेंट है कम्युनिकेशन इंटरफेस। तो आपको यहां से ये भी याद रखना है कि कम्युनिकेशन इंटरफेस भी क्या होता है, आरटीयू का घटक होता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। यहां पर देखिए एनालॉग इनपुट, एनालॉग आउटपुट, डिजिटल इनपुट, डिजिटल आउटपुट, ये भी हमारे क्या होते हैं, आरटीयू के क्या होते हैं, घटक होते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो सेंसर सेंस करता है, क्या मालूम किस में सेंस करता है, एनालॉग सिग्नल में सेंस करता है कि डिजिटल सिग्नल में सेंस करता है। तो यहाँ पर जो इनपुट आउटपुट होते हैं एनालॉग और डिजिटल दोनों फॉर्म में होते हैं। अगला हमारा घटक है काउंटर इनपुट। देखिए यहाँ पर कोई ऐसी मशीन है जो किसी प्रोडक्ट को काउंट करती है, तो कितना प्रोडक्ट काउंट किया तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, काउंटर, जो कि आरटीयू से क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला हमारा घटक है रियल टाइम डेटा क्लॉक, जो टाइम को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर है हमारा क्या, टाइमर, वॉच डॉग टाइमर का भी यूज किया जाता है आरटीयू में। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि आरटीयू के कौन कौन से घटक होते हैं। तो आपको याद रखना है जो आरटीयू के घटक होते हैं, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, पावर सप्लाई, इन्वायरमेंटल सेंसर, कम्युनिकेशन इंटरफेस, एनालॉग इनपुट, एनालॉग आउटपुट, डिजिटल इनपुट, डिजिटल आउटपुट, काउंटर इनपुट, रियल टाइम क्लॉक, वॉच डॉग टाइमर। तो ये सारे कंपोनेंट होते हैं आरटीयू के, ये याद रखना है आपको। अगला पॉइंट यहाँ पर देखिए, जो हमारा ये आरटीयू होता है, जो इंडस्ट्री ये सेंटर स्टेशन होता है, इसके बीच कम्युनिकेशन करने के लिए कुछ मीडियम का यूज किया जाता है जिसे हम बोलते हैं सोशल पोर्ट। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से सोशल पोर्ट का यूज किया जाता है यहाँ से डेटा यहाँ पर ट्रांसफर करने के लिए। कोई ना कोई मीडियम तो होगा। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से सोशल पोर्ट यूज किए जाते हैं यहाँ से सेंटर स्टेशन से आरटीओ के बीच डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास पहला यहाँ पर दिया है RS-232, RS-485 और RS-411 या इथरनेट केबल जैसे सोशल पोर्ट का यूज किया जाता है। इसको याद रखना, RS-232, RS-485, RS-411 या इथरनेट सोशल पोर्ट का यूज किया जाता है यहाँ से यहाँ तक डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। यहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, जितने भी स्टूडेंट माइक्रो प्रोसेसर नहीं पढ़े हैं उनको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये आरएस क्या है, ये आरएस का मतलब क्या है। तो देखिए मैंने आपको बताया था
कि जो कम्युनिकेशन होता है वो दो प्रकार से होता है। एक तो होता है पैरेलल कम्युनिकेशन, दूसरा होता है सीरियल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर डेटा ट्रांसफर होता है, यहाँ पर सेंटर स्टेशन से आरटीयू के बीच में, ये होता है सीरियल कम्युनिकेशन के द्वारा। जो ये RS रिप्रेजेंट करता है, RS-232, ये रिप्रेजेंट करता है कि जो ये कम्युनिकेशन सोशल पोर्ट है ये सीरियल कम्युनिकेशन है। तो ये RS क्या रिप्रेजेंट करता है? सीरियल कम्युनिकेशन को। तो मैंने आपको बताया था कि सीरियल कम्युनिकेशन कहाँ यूज किया जाता है, पैरेलल कम्युनिकेशन कहाँ यूज किया जाता है, इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ये सारा कुछ आपको माइक्रो प्रोसेसर में मैंने पढ़ाया था। फिर भी यहाँ पर मैं थोड़ा से हिंट आपको दे रहा हूँ कि आखिर यहाँ पर हम सीरियल कम्युनिकेशन क्यों यूज कर रहे हैं। तो इसका एक छोटा सा आंसर है कि सीरियल कम्युनिकेशन का यूज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो हमारा आरटीयू होता है और सेंटर स्टेशन होता है, इसकी बीच की दूरी अधिक है। मैंने आपको बताया था जब बीच की दूरी अधिक होती है, कोई भी सेंडर और रिसीवर के बीच डेटा ट्रांसफर करना है, तो वहां पर हम सीरियल कम्युनिकेशन का यूज करते हैं। पैरेलल कम्युनिकेशन का यूज हम वहां पर करते हैं जहां पर हमें कम डिस्टेंस पर डेटा को ट्रांसफर करना होता है। तो यहाँ पर देखिए पैरेलल कम्युनिकेशन क्या होता है और सीरियल कम्युनिकेशन क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको हिंट यहाँ पर दे देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मान लिया जाए हमारे पास कोई डेटा है, जो यहाँ पर हमारा डेटा है वो 4 बिट का है, 0 1 0 1। अब यहाँ पर देखिए, जो डेटा ट्रांसफर करता है उसे हम क्या बोलते हैं? सेंडर बोलते हैं। जो डेटा रिसीव करता है यहाँ पर वो क्या होता है? रिसीवर होता है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम पैरेलल कम्युनिकेशन का यूज करते हैं तो इस डेटा को हमें ट्रांसफर करने के लिए यहाँ से यहाँ हमें कितने केबल की आवश्यकता होगी? 4 केबल की आवश्यकता होगी। पैरेलल कम्युनिकेशन में हमें 4 केबल की आवश्यकता होगी, 0 1 0 1। ये डेटा ऐसे ट्रांसफर होगा। अगर हम सीरियल कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो सीरियल कम्युनिकेशन में सिर्फ और सिर्फ हमें क्या होगा? एक केबल की आवश्यकता होगी। इसके माध्यम से हम पहले 0 डेटा को ट्रांसफर करते हैं, फिर 1 को ट्रांसफर करते हैं, फिर 0 को ट्रांसफर करते हैं, फिर 1 को ट्रांसफर करते हैं। मतलब सीरियल कम्युनिकेशन में 1 बाय 1 डेटा ट्रांसफर होता है। तो देखिए यहाँ पर जो पैरेलल कम्युनिकेशन है उसमें क्या होता है? अधिक केबल की आवश्यकता होती है, जबकि सीरियल कम्युनिकेशन में कम केबल की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ की डिस्टेंस बहुत ज्यादा होने के कारण अगर हम 4 केबल का यूज करेंगे, मतलब पैरेलल कम्युनिकेशन का यूज करेंगे, तो खर्च अधिक आएगा। इसीलिए हम सीरियल कम्युनिकेशन का यूज करते हैं। तो सीरियल कम्युनिकेशन का यूज वहां पर करते हैं जहां पर हमें दूर डेटा ट्रांसफर करना होता है। यहाँ पर डिस्टेंस अधिक है, इसीलिए यहाँ पर सीरियल कम्युनिकेशन का यूज किया गया है। RS का मतलब है यहाँ पर सीरियल कम्युनिकेशन पोर्ट है ये। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आपके मन में एक क्वेश्चन और उठ रहा होगा कि सर यहाँ पर तो केबल के माध्यम से अगर डेटा न ट्रांसफर करें, रिसीवर और सेंडर के माध्यम से, मतलब वायरलेस ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन की बात करें, तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं होगी, हमें केबल की आवश्यकता होगी नहीं होगी, तो हमें क्या घाटा होगा? तो यहाँ पर देखिए, अगर हम केबल लेस यहाँ पर कम्युनिकेशन करते हैं, मतलब केबल का यूज नहीं करते, अगर हम पैरेलल कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो ये 4 बिट डेटा को ट्रांसफर करने के लिए हमें 4 क्या करना पड़ेगा? सेंडर की आवश्यकता होगी और 4 रिसीवर की आवश्यकता होगी। तो फिर भी यहाँ पर क्या हो गया? कास्ट बढ़ गया। इसीलिए हम सीरियल कम्युनिकेशन का यूज करते हैं, जिससे हमें एक सिर्फ सेंडर की आवश्यकता होगी और एक रिसीवर की आवश्यकता होगी। तो आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर हम सीरियल कम्युनिकेशन का यूज क्यों करते हैं इसमें। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो ये रही हमारी बात किसकी? आरटीयू की, जो कि मैंने एक एक पॉइंट यहाँ पर क्लियर कर दिया। अब यहाँ पर देखिए, हमने आरटीयू के बारे में पढ़ लिया।
अब हमारा आता है अगला कंपोनेंट, वो है MTU। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन तो यहाँ से यही बनता है कि MTU का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए जो MTU होता है इसका फुल फॉर्म होता है मास्टर टर्मिनल यूनिट। क्या? मास्टर टर्मिनल यूनिट। मतलब जो स्काडा सिस्टम है ये सबसे मेन यूनिट होती है स्काडा सिस्टम की, इसीलिए इस टर्मिनल यूनिट को हम बोलते हैं स्काडा सिस्टम का हार्ट। तो आपको यहाँ से ये याद रखना है कि जो स्काडा सिस्टम होता है उसका हार्ट कौन होता है, तो वो होता है मास्टर टर्मिनल यूनिट। MTU स्काडा सिस्टम का हार्ट होता है। इसे स्काडा सिस्टम का हार्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि जो स्काडा सिस्टम की मेन टर्मिनल यूनिट होती है ये MTU होता है। इसे मेन टर्मिनल यूनिट क्यों कहते हैं? तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर MTU होता है, जितनी भी RTU द्वारा इंफॉर्मेशन होती है सारा कौन लेता है? MTU लेता है। MTU के पास सारी इंफॉर्मेशन जाती है, फिर इसके बाद HMI के पास जाती है, इसीलिए इसे हम मेन टर्मिनल यूनिट कहते हैं। ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को उसके काम के आधार पर हम MTU बोल देते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है सारे डेटा को यही कलेक्ट करती है, इसीलिए इसे हम MTU मतलब मास्टर टर्मिनल यूनिट कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, जो हमारा RTU होता है इसको कमांड कौन देता है? तो जो RTU को कमांड देने वाला होता है वो कौन होता है? MTU होता है। तो ये CMM मतलब ये कमांड किसको दे रहा है? RTU को दे रहा है। तो देखिए कमांड का मतलब है आदेश। जैसे आप देखे होंगे जो सैनिक होते हैं उसके कोई ना कोई एक कमांडर होता है जो आदेश देता है कि तुम्हें क्या करना है। इसी प्रकार जो हमारा MTU है ये कमांड देता है RTU को। RTU को कमांड देता है कि यहाँ पर जो इंडस्ट्री में मशीनें हैं कौन सी मशीन के बारे में यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन लेना है। तो जैसे इस मशीन के हमें टेम्परेचर के बारे में पता करना होता है तो यहाँ पर MTU इसको कमांड देता है RTU को, फिर RTU यहाँ पर सेंसर द्वारा सेंस करता है, सेंस करने के बाद इसको भेज देता है, भेजने के बाद यहाँ पर ये HMI को ट्रांसफर करता है। यहाँ पर बैठे बैठे कोई भी व्यक्ति यहाँ पर इस मशीन के टेम्परेचर को यहाँ पर डिस्प्ले पर क्या होता है देख लेता है। तो आपको समझ में आ गया कि कमांड कौन देता है RTU को, तो कमांड देता है MTU। याद रखना ये क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर मैंने नोट नहीं कराया है, 3-4 दिन में मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। तो नोट्स में आपको सारा कुछ वहां पर मिलेगा। यहाँ पर जैसे मैंने MTU का फुल फॉर्म नहीं लिखाया तो नोट्स में आपको पूरा बाकायदे मिलेगा। तो नोट्स आपको 3 से 4 दिन के अंदर मिल जाएगी। तो आपको नोट्स को सामने रखना है, फिर इसके बाद वीडियो को देखना है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपको कंप्लीट हो गया कि MTU का फुल फॉर्म क्या होता है, मास्टर टर्मिनल यूनिट। और जो मास्टर टर्मिनल यूनिट होती है वह स्काडा सिस्टम का हार्ट होती है, और जो मास्टर टर्मिनल यूनिट होती है वो RTU को कमांड देती है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो MTU होता है और RTU होता है इसके बीच जो कम्युनिकेशन होता है वह बाई डायरेक्शनल या बाईलेटरल होता है। यहाँ पर देखिए बाईलेटरल हम क्यों कहते हैं, आखिर यूनिलैटरल क्यों नहीं कहते हैं, बाईलेटरल ही क्यों कहते हैं? तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इधर की ओर भी हमारी तीर बनी है और इधर की ओर भी हमारी तीर बनी है। इसका मतलब जैसे ये कमांड दिया RTU को, RTU ने यहाँ पर किसी भी डेटा को सेंस किया और फिर भेज दिया, तो इसका डायरेक्शन इधर की ओर होगा।
तो इसका डायरेक्शन इधर की ओर हो गया। तो इसका मतलब डेटा यहां से इधर की ओर भी ट्रांसफर होता है और इधर से इधर की ओर भी ट्रांसफर होता है, मतलब बाई डायरेक्शनल डेटा ट्रांसफर होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो इनके बीच कम्युनिकेशन होता है MTU और RTU के बीच, वो बाइलेटरल कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि एक दूसरे को डेटा क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं जो MTU और RTU होता है, इसके बीच जो कम्युनिकेशन होता है वह बाइलेटरल कम्युनिकेशन होता है। इस पॉइंट को याद रखना। अगला आपका पॉइंट है MTU स्काडा सिस्टम का हार्ट होता है, जो कि मैंने अभी आपको बता दिया। क्योंकि ये मेन टर्मिनल यूनिट होती है, इसीलिए हम इसे स्काडा सिस्टम का हार्ट कहते हैं। यहां पर देखिए अगला पॉइंट है MTU RTU से इंफॉर्मेशन लेता है। याद रखना, यहां पर जो हमारा MTU होता है वो किससे इंफॉर्मेशन लेता है, RTU से लेता है, क्योंकि RTU के पास ही सारी जानकारी होती है। इंडस्ट्री में जो मशीन लगी होती हैं, तो ये सारी जानकारी स्टोर रखता है कौन, RTU। जैसे ये कमांड देता है वैसे ही ये RTU उसको डेटा ट्रांसफर कर देता है। तो यहाँ पर मैंने आपको नोट कराया है कि MTU RTU से इंफॉर्मेशन लेता है, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन RTU के पास स्टोर होती हैं। कौन सी मेमोरी में, नॉन वोलेटाइल मेमोरी में। तो ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया। यहाँ पर देखिए ये पॉइंट हमने क्लियर कर लिए। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, HMI के बारे में। यहाँ पर देखिए ये आपको डिस्प्ले के रूप में दिख रहा है, ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। बस इसके काम के आधार पर इसको हम क्या बोल देते हैं, HMI। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे मैं आदमी हूं, अगर मैं जूता सीने का काम करता हूं तो मैं मोची हो गया, कपड़ा धुलने का काम करता हूं दूसरे के तो धोबी हो गया। तो इस प्रकार काम के आधार पर उनका नाम दे दिया जाता है। उसी प्रकार ये भी एक डिस्प्ले है एक प्रकार की, इसे हम HMI बोल देते हैं। HMI क्यों बोल देते हैं, आइए हम समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो HMI है इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन मशीन इंटरफेस, मतलब मानव और मशीन के बीच ये इंटरफेस कराती है डिस्प्ले यूनिट। इसीलिए इसे हम क्या बोल देते हैं, HMI। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया कि इसे हम HMI क्यों बोलते हैं। देखिए HMI एक प्रकार का क्या होता है, डिस्प्ले यूनिट होता है। इस पर क्या होता है, जो स्काडा सॉफ्टवेयर होता है वो क्या होता है, इंस्टॉल होता है। जैसे ये हमारी इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री में जितनी भी मशीनें यहाँ पर लगी होंगी सारा ग्राफ यहाँ पर स्काडा सॉफ्टवेयर पर शो होगा। मतलब जितनी भी मशीनें या मोटर जितनी भी यहाँ पर होंगी, यहाँ पर ग्राफ के रूप में डिस्प्ले में दिखाई देंगी। हम बैठे बैठे यहाँ पर एक व्यक्ति क्या करता है, इस इंडस्ट्री को बैठे बैठे यहाँ पर HMI पर देखता है। HMI में इंस्टॉल होता है क्या, सॉफ्टवेयर। जैसे यूट्यूब होता है, यूट्यूब एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। जैसे मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ लाइव क्लासेस, तो आप यूट्यूब सॉफ्टवेयर पर देख रहे हैं ना। तो उसी प्रकार जो इंडस्ट्री में जितना कार्य हो रहा है, जो हमारा स्काडा सॉफ्टवेयर है, वहां पर हम HMI में इंस्टॉल करके यहाँ पर बैठे बैठे देखते हैं कि कौन सी मशीन हमारी चल रही है, कौन सी मशीन नहीं चल रही है, किस मशीन का टेम्परेचर ज्यादा है, कौन सी मशीन कितना करंट ले रही है, सारा कुछ हम बैठे बैठे यहाँ पर HMI डिस्प्ले पर देख लेते हैं। ये एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, क्योंकि यहाँ पर देखिए मशीन और यहाँ पर क्या है, मानव, मतलब यहाँ पर आदमी है। मशीन और यहाँ पर मानव के बीच ये क्या करा रहा है, डिस्प्ले इंटरफेस करा रहा है। इसीलिए इसका नाम HMI मतलब ह्यूमन मशीन इंटरफेस इसका नाम पड़ गया। यहाँ पर देखिए इसे हम दो नाम से जानते हैं, एक नाम से और पुकारते हैं, वो है हमारा MMI। यहाँ पर देखिए MMI का फुल फॉर्म क्या होता है,
MMI का फुल फॉर्म है मेन मशीन इंटरफेस। यहाँ पर देखिए मेन टर्मिनल यूनिट के बीच क्या कर रहा है, इंटरफेस कर रहा है ये, इसीलिए इस डिवाइस को हम बोल देते हैं मेन मशीन इंटरफेस, मतलब MMI। तो ये भी कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। तो यहाँ पर देखिए अगला यहाँ पर हमारा पॉइंट है OIT। तो इसे हम दो नाम से जानते हैं, MMI, OIT। तो यहाँ पर देखिए OIT का फुल फॉर्म क्या होता है, ये सारे फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको सारा कुछ नोट करना है। नोट नहीं करते तो कम से कम ध्यान से समझिए, सारा कुछ आपको मेरे नोट्स पर मिलेगा, पूरा डिटेल से मैंने नोट्स बनाया है, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पर देखिए इसका फुल फॉर्म आपका होता है ऑपरेटर इंटरफेस टर्मिनल। यहाँ पर ऑपरेटर मतलब कोई आदमी होगा, तो यहाँ पर देखिए ऑपरेटर इंटरफेस टर्मिनल मतलब ऑपरेटर के बीच ये क्या करता है, इंटरफेस कराता है, इसीलिए HMI को हम क्या बोल देते हैं, ऑपरेटर इंटरफेस टर्मिनल, मतलब OIT। तो यहाँ पर आपको सबका फुल फॉर्म याद करना है। HMI का फुल फॉर्म ह्यूमन मशीन इंटरफेस, MMI का फुल फॉर्म मेन मशीन इंटरफेस, OIT का फुल फॉर्म ऑपरेटर इंटरफेस टर्मिनल। तो आपको ये फुल फॉर्म याद हो चुके होंगे। अब यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो ऑपरेटर काउंसिल होता है, जो अब ये हमारी HMI है, इसके जो ऑपरेटर काउंसिल घटक होते हैं वे कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो घटक होते हैं ये टोटल 3 होते हैं। पहला हमारा होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। देखिए जो यहाँ पर ऑपरेटर काउंसिल होता है इसके सामने क्या होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट होती है। दूसरा क्या होता है, अल्फा न्यूमेरिक कीबोर्ड होता है। जो यहाँ पर हमारा ऑपरेटर होता है यहाँ पर क्या लगा होता है, कीबोर्ड भी लगा होता है, डिस्प्ले यूनिट भी होती है, और हमारा क्या होता है, कर्सर भी लगा होता है। कर्सर मतलब माउस भी यहाँ से क्या होता है, कनेक्ट होता है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो हमारी HMI होती है, जो इसका ऑपरेटर काउंसिल के घटक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो आपका आंसर रहेगा विजुअल डिस्प्ले यूनिट, अल्फा न्यूमेरिक कीबोर्ड, कर्सर आदि शामिल रहते हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। तो ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो चुका होगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होती है HMI, इसका निर्माण कौन कौन सी कंपनी करती हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर टॉप 4 यहाँ पर आपको ब्रांड बताया है। पहला हमारा है डेल्टा HMI, दूसरा हमारा ABB HMI, तीसरा हमारा है सीमेंस HMI, चौथा हमारा है स्नाइडर HMI। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन सी यहाँ पर कंपनी यानी ब्रांड HMI का निर्माण करती हैं। तो ये रही चर्चा हमारी किसके बारे में, HMI के बारे में। तो ये हमारे मेन कंपोनेंट थे जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखिए अगला हमारा कंपोनेंट है यहाँ पर सुपरवाइजरी सिस्टम। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सुपरवाइजरी सिस्टम होता है, इसका काम क्या होता है। तो देखिए जैसे बहुत सारी हमारी बैंकें होती हैं, जैसे SBI की बैंक हो गई, हमारा PNB की बैंक हो गई, तो हर एक बैंक जो होती हैं इसको कनेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ सर्वर की आवश्यकता होती है। तो हर एक बैंक का सर्वर अलग अलग होता है। आप लोग जब गए होंगे बैंक में देखे होंगे कि जैसे सर्वर चला जाता है तो पैसा का ट्रांसफर नहीं होता है, तो अलग अलग बैंक का सर्वर अलग अलग होता है। तो इसी प्रकार जो स्काडा सिस्टम में ये सारे कंपोनेंट RTU हो गया, सेंसर हो गया, MTU हो गए, ये एक सर्वर की आवश्यकता होती है इनको कनेक्ट करने के लिए। तो जो यहाँ पर हमारा सुपरवाइजरी सिस्टम होता है ये इन कंपोनेंट को कनेक्ट करने के लिए
क्या करता है, एक सर्वर प्रोवाइड करता है। तो सुपरवाइजरी सिस्टम का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पर मैंने नोट नहीं कराया है, जब मैं नोट्स दूंगा तो प्रॉपर आपको वहां पर लिखा हुआ मिलेगा कि इसका काम क्या होता है। तो इसके बारे में भी हमने पढ़ लिया। तो कौन कौन से कंपोनेंट के बारे में हमने पढ़ लिया, आरटीयू के बारे में पढ़ लिया, एमटीयू के बारे में पढ़ लिया, एचएमआई के बारे में पढ़ लिया, सुपरवाइजरी सिस्टम के बारे में पढ़ लिया। अगला हमारा यहाँ पर कंपोनेंट है कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा ये कंपोनेंट है, इस प्रकार का ये नेटवर्किंग सिस्टम है। तो देखिए आमतौर पर स्काडा सिस्टम में हम रेडियो तथा वायर्ड कनेक्शन का उपयोग करते हैं, परंतु बड़े स्टेशनों जैसे पावर सिस्टम तथा रेलवे के लिए हम किसका यूज करते हैं, सोनेट तथा एसडीएच का यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सोनेट का आपसे फुल फॉर्म पूछ सकता है और एसडीएच का फुल फॉर्म पूछ सकता है। तो आपको अपनी कॉपी में नोट करना है, जो SONET होता है सोनेट, इसका फुल फॉर्म होता है सिंक्रोनस ऑप्टिकल नेटवर्क। क्या, सिंक्रोनस ऑप्टिकल नेटवर्क होता है। और जो SDH का होता है फुल फॉर्म, वो सिंक्रोनस डिजिटल हायरार्की। क्या, हायरार्की इसका फुल फॉर्म होता है। यहाँ पर देखिए हायरार्की इस तरह लिखा जाएगा HIERARCHY। तो ये होता है इसका फुल फॉर्म, क्या, सिंक्रोनस ऑप्टिकल नेटवर्क। और SDH का फुल फॉर्म होता है सिंक्रोनस डिजिटल हायरार्की। तो इसका भी मतलब समझ में आ गया कि कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का काम क्या होता है। तो अगला हमारा यहाँ पे कंपोनेंट बचा है स्काडा प्रोग्रामिंग। देखिए यहाँ पर जो हमारा ये MTU होता है, RTU होता है, ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होती हैं। तो इसको प्रोग्रामिंग करने के लिए हम यूज करते हैं कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसका काम क्या होता है, प्रोग्राम करना। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि जो हमारा स्काडा सिस्टम होता है, इसमें हम किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं। तो आपको यहाँ से याद रखना है कि जो स्काडा सिस्टम में RTU MTU होते हैं, इनकी प्रोग्रामिंग करने के लिए हम व्युत्पन्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्या, व्युत्पन्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या C लैंग्वेज का यूज करते हैं। तो आपको ये दोनों पॉइंट याद रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो यही दोनों पॉइंट आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे कि जो स्काडा प्रोग्रामिंग होती है वो किस लैंग्वेज में होती है। तो व्युत्पन्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या C लैंग्वेज में आपको देखने को मिलती है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको मैंने सारे कंपोनेंट के बारे में पूरा डिटेल से समझा दिया। अगर आप इतना पढ़ के जाते हैं तो मैं आपसे कहता हूं कि आपके एक भी क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं जाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अब आपकी रेगुलर क्लास आएंगी और आपके जो मैटलब होता है सॉफ्टवेयर और ऑटोकैड सॉफ्टवेयर है, ये सारा कुछ मैं आपको पूरा डिटेल से पूरा कंसेप्ट के साथ एक एक कंसेप्ट क्लियर करके मैं आपको बताऊंगा। परंतु आप लोगों को थोड़ी सी मेरी सपोर्ट करना है कि इस वीडियो को जितना हो सके, जितने लोगों के पास आप शेयर कर सकते हैं, तो प्लीज वीडियो को शेयर करिए। देखिए फ्रेंड्स, जब कोई भी लेक्चर मैं बनाता हूं तो पूरा 100% अपना देने की कोशिश करता हूं। तो आप भी अपना 100% दें इस वीडियो को शेयर करने में। मैं आपको वो सारी सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ाऊंगा जो आपको यूट्यूब पर कंप्लीट नहीं कराते हैं। कोई भी टॉपिक लेके आते हैं यूट्यूब पर, आपको जैसे स्काडा पढ़ाना है तो उसको आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में बहुत से टीचर पढ़ाते हैं, जो कि मैं यहाँ पर किसी भी संस्थान का यहाँ पर नाम लेना नहीं चाहता हूँ। तो आप लोग सपोर्ट कर दीजिए। बस मैं आपसे यही चाहता हूं कि आप लोग अधिक से अधिक सपोर्ट करें, इस चैनल को अधिक से अधिक दोस्तों को बताएं। आपको फ्री ऑफ कास्ट इतना अच्छा कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा। जितने भी स्टूडेंट हैं जो पेड कोर्स में लिए होंगे, पेड कोर्स में भी आपको ये कंटेंट देखने को नहीं मिलेगा। और इतनी इजी लैंग्वेज में मैं आपको सिर्फ वही बताता हूं, ये आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा।
सिर्फ आप जब एग्जाम देंगे तभी आपको ये सारे पॉइंट देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये सारा कुछ कोई पढ़ाता ही नहीं है यूट्यूब पर, क्योंकि सारे न्यू सब्जेक्ट है। तो इस न्यू सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए थोड़ी टीचर को मेहनत की आवश्यकता होती है। बस टीचर अगर मेहनत करना चाहे तो कोई भी टीचर पढ़ा दे, परंतु मेहनत करने वाले टीचर बहुत कम है। जो पुराना सिलेबस लिए हैं बस उसी को रिपीट कराते हैं, कोई भी आपको डिटेल से ऐसे नहीं पढ़ाता है। तो अगर आपको ये सारी सब्जेक्ट पढ़ना है तो आपको थोड़ा सपोर्ट करना होगा। तो ये रहा फ्रेंड हमारा स्काडा सिस्टम का पार्ट 1। अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर मैं पार्ट 2 में पूरा स्काडा सिस्टम को कंप्लीट कर दिया है, जाकर आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं।